गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए, मुख्यतः अपनी अब लगभग ये तीसरी या चौथी ऑनलाइन क्लास है, जिससे हमने 11वीं लेसन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्टार्ट किया था और कल आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी 11वीं लेसन कंप्लीट हो गया। आज कल में इसके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मानव भूगोल अपनी चल रही थी, जिसका 12वां लेसन पर्यावरणीय समस्या व समाधान के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो नोट्स आपको बताए गए हैं आपने लिख लिए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि नोट्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू से जैसे मान लो 5 लेसन तक आपको क्लास में करवा दिए गए, अब 6 से 10 लेसन तक जो नोट्स आपको भेजे गए, मान लो आप यदि नहीं करते तो वापस अपने को 6वें लेसन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप ये 2-3 महीने का जो पीरियड है, ये नोट्स नहीं लिखोगे तो बिल्कुल बेकार सा ही है। इसलिए आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। नोट्स वगैरह जो भी अपने होमवर्क जो दिया है आपको, वो आप कंप्लीट रखें। देखिए, मुख्यतः आज का अपना जो टॉपिक है पर्यावरणीय समस्या व समाधान, आपके सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है। मूलतः इस टॉपिक में सामान्य बातें जो अपन कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ते आ रहे हैं, वो सामान्य बातें इस लेसन के अंतर्गत है, पर्यावरण समस्या और समाधान के बारे में। तो आप इसमें से भी 2 नंबर का प्रश्न आता है आपके बोर्ड सिलेबस के आधार पर, बोर्ड पैटर्न के आधार पर, और बिल्कुल इजी लेसन है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ठीक प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं बिंदु पर, पर्यावरणीय समस्या व समाधान के बारे में। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण कहें किसे। देखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है बाहरी आवरण। पर्यावरण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बाहरी आवरण। परिभाषा यदि अपन कहें पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, जो भौतिक, जो सामाजिक आवरण है, वही पर्यावरण कहलाता है। देखिए, वास्तविक रूप से पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक जो आवरण है, हम जिस प्राकृतिक, सामाजिक व भौतिक आवरण से घिरे हुए हैं, उसे कहा जाता है पर्यावरण। मूलतः आज अपन इसी पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर आपके 2 बातें, एक तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बाहरी आवरण, दूसरा पर्यावरण की परिभाषा हमारे चारों ओर प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण वास्तविक पर्यावरण कहलाता है, या हम चारों ओर से जिस प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक आवरण से घिरे हुए हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब आते हैं अपने पर्यावरण के प्रकारों के बारे में। देखिए, मुख्यतः पर्यावरण 4 प्रकार अपन पर्यावरण प्रदूषण के मान सकते हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, वायु प्रदूषण क्या है। देखिए, संपूर्ण जीव जगत के लिए आज वायु एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी संपूर्ण जीव जगत के लिए वायु एक अति आवश्यक तत्व है। मूलतः हमारे धरातल पर, हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि के कारण से, जनसंख्या की अधिकता होने के कारण से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के अंतर्गत वृद्धि हुई है, और परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की जो मात्रा है, वह ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि मानव अपने निवसन के लिए, मानव अपने आवासों के निर्माण के लिए, मानव अपने घरों के निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई करता है अपने विकास के लिए। आज आपने देखा होगा कहीं भी सड़क मार्ग, राजमार्ग, रेल मार्ग,
तो मूलतः वृक्षों को काट करके उनके स्थान पर ही इनका निर्माण किया जाता है। तो मुख्यतः हमारे वायुमंडल के अंतर्गत ऑक्सीजन की जो मात्रा है, उस ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आई है। देखिए, मुख्यतः हमारे वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है जिन गैसों से है, वायुमंडल में विद्यमान जो गैस है वो एक निश्चित अनुपात में है, एक निश्चित मात्रा में है। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन है वो फिक्स है भाई 78.08% है, ऑक्सीजन है वो फिक्स है 20.9% है, ऑर्गन फिक्स है भाई 0.93% है। कहने का मतलब जो भी गैसें पाई जाती हैं, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, मीथेन हो, सभी प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो प्रदूषण होता कैसे है? इन गैसों की मात्रा में, जो ये निश्चित मात्रा पाई जाती है, इन गैसों की मात्रा में इनके अनुपात में यदि थोड़ा भी परिवर्तन हुआ तो वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। नाइट्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, किसी भी अनुपात के अंतर्गत परिवर्तन हुआ, किसी भी गैस की मात्रा में वृद्धि या कमी हुई, वायुमंडलीय जो व्यवस्था है यह वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से ये अनुपातों की जो व्यवस्था बिगड़ती है, गैसों की मात्रा के अनुपात में जो वृद्धि या कमी होती है, निश्चित रूप से यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानव को ही नहीं अपितु संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करती है। तो मुख्यतः जो वायु प्रदूषण की जो स्थिति है, यह वायु प्रदूषण की स्थिति दो प्रकार की होती है। दो प्रकार, एक प्राकृतिक प्रदूषण होता है और एक अप्राकृतिक प्रदूषण होता है। होता क्या है ध्यान दीजिए। देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण समझ में आ गया होगा। वायु प्रदूषण के दो प्रकार, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक जो प्रदूषण है उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यानी यह प्रकृति की देन है। भाई जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए जो पदार्थ है, राख है, धुआं है, इसके अतिरिक्त धूल भरी आंधियां हैं, तूफान है, दावानल है, तो ये अनेक प्रकार के कार्य कैसे हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, यानी जो प्राकृतिक कारणों से जो ऐसी स्थिति बनती है वो प्राकृतिक प्रदूषण कहलाता है। एक है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब होता है जिसमें प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं होता। यह देखिए, वायु को सर्वाधिक प्रदूषित करता है तो वो मानव करता है। आज घरों में जलाने वाला ईंधन है, परिवहन के साधन है, धूम्रपान है, रसायनों का उपयोग है, रेडियोधर्मिता है, ये अनेक प्रकार के ऐसे उपयोग हैं जिनके कारण से हमारे वायुमंडल के अंतर्गत विद्यमान गैसों की मात्रा का जो संतुलन होता है, गैसों की मात्रा का जो अनुपात होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे वायु प्रदूषण की जो स्थिति है यह वायु प्रदूषण की स्थिति बनती है। तो ये दो प्रकार के प्रदूषण, मानवीय हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक और मानवीय हस्तक्षेप से युक्त अप्राकृतिक। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा, अपने देखो सामान्य से बिंदु है, कोई विशेष नहीं है। दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, वायु प्रदूषण के कारण से मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दूसरा, हमारी वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े, कीटों का जो अस्तित्व वो खतरे में पड़ जाता है। तीसरा, हमारी जो जलवायु है, जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, उस जलवायु और वायुमंडलीय दशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
इनके बारे में अपना अलग से पढ़ेंगे आगे। मौसम पर प्रभाव, ये सारा प्रभाव वायु प्रदूषण के कारण से पड़ता है, ये दुष्प्रभाव है। एक अपन ये कह सकते हैं कि जो ये वायु प्रदूषण है, ठीक प्रकार समझिएगा, वायु प्रदूषण एक धीमा जहर है जो क्रमिक रूप से संपूर्ण जो पर्यावरण है उसका जैविक अजैविक जो जगत है उस सबको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी प्रत्येक तत्व इससे प्रभावित होता है। तो मुख्यतः वायु प्रदूषण से किस प्रकार बचा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो, जन सहभागिता इसके अंतर्गत हो तो इससे बचा जा सकता है। तो मुख्यतः इसके उपाय क्या क्या है, देखो भारत सरकार राज्य सरकारों के द्वारा वृक्षारोपण, ये 33% जो वन्य की उपलब्धता का होना ये सरकारी नियम के अंतर्गत है, तो उसकी पालना, मुख्यतः वाहनों का जो प्रदूषण वाहनों से होता है उस पर नियंत्रण किया जाए। इसके अतिरिक्त निर्धूम्र जो चूल्हे हैं बिना धुएं वाले उनका उपयोग किया जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाए, पेड़ों को नहीं काटा जाए, जो भी ईंट भट्ठे हैं या फिर ऐसे उद्योग हैं बर्तन बनाने वाले पकाने वाले, इनसे जो धुआं विसर्जित होता है ऐसे उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से बाहर की ओर स्थापित किया जाए। उद्योग के अंतर्गत नवीन तकनीक का उपयोग हो, प्रौद्योगिकी के नवाचार को अपनाया जाए। यानी अनेक प्रकार के ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से वायु जो प्रदूषण है इस वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। आगे मुख्यतः इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए आपको ध्यान में भी होगा, जैसे 1 अप्रैल वर्ष 2017 को BS4 जो कि भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण के रोकथाम के लिए योजना लागू की थी। हरित राजमार्ग नीति, आपने देखा होगा राजमार्गों के मध्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये हरित राजमार्ग नीति वर्ष 2015 से अपने भारत के अंतर्गत ठीक प्रकार से लागू हुई। तो अनेक प्रकार के ऐसे प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा मुख्यतः किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण की स्थिति से बचा जा सकता है। दूसरा आता है अपना जल प्रदूषण के बारे में। इसमें कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लो। देखो वायु प्रदूषण के पहले पर्यावरणीय समस्या में समाधान अपने लेसन का नाम था, जिसमें सबसे पहले आपको पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बताया गया, बाहरी आवरण। उसके बाद में आपको पर्यावरण की परिभाषा बताई गई, वह प्राकृतिक भौतिक व सामाजिक जो आवरण हमारे चारों ओर विद्यमान है वह वास्तविक पर्यावरण है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार बताए गए आपको, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। उसके बाद में आपको इन प्रदूषणों के अंतर्गत वायु प्रदूषण सबसे पहले बताया गया। वायु प्रदूषण होता क्या है, किस प्रकार से फैलता है, कितने प्रकार का होता है, दोनों प्रकार प्राकृतिक है अप्राकृतिक बताए गए। वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है उसके बारे में बताया गया। वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में आपको बताया गया। अगला बिंदु आता है अपना जल प्रदूषण के बारे में। देखिए जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण का मतलब है कि जो जल के भौतिक, रासायनिक और जो जैविक विशेषताएं जो हैं इनमें होने वाला अवांछित परिवर्तन। जल प्रदूषण किसे कहेंगे? जल के भौतिक, जैविक व रासायनिक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीव जगत पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है? जल प्रदूषण किसे कहेंगे? तो जल के भौतिक और रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला अवांछित परिवर्तन जिससे मानव और समस्त जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। देखिए मुख्यतः समस्त जीवों पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वह जल प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित है। जल की भौतिक,
जल की रासायनिक, जल की जो जैविक विशेषताएं हैं, इनमें इनसे मानवीय क्रियाओं में जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता में गिरावट है, वो जल प्रदूषण है। यानी जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाओं के गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति, वह जल प्रदूषण की स्थिति है। देखिए, मुख्यतः जब जल प्रदूषण की स्थिति है तो जल प्रदूषण के अंतर्गत अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ, जहरीले पदार्थ, ये जो क्या है, जल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारी, विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विभिन्न प्रकार के जो विषाणु है, उनकी संख्या के अंतर्गत क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, जिससे जो जलीय जीव हैं, उन जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। जल प्रदूषण की स्थिति में क्या है कि जो प्रदूषित जो जल है, वह प्रदूषित जल क्या करता है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं। वह विषाक्त पदार्थों के साथ साथ अनेक प्रकार के बीमारियों के जो जीवाणु, विषाणु, इनकी संख्या में अपने आप वृद्धि हो जाती है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और मानव विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। आज ये ऑथेंटिक आंकड़ा है, वही अपने भारत के अंतर्गत लगभग मानवों में होने वाले 2/3 रोग वह जल प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। यानी जल प्रदूषण मानवों के अंतर्गत बीमारियों को सर्वाधिक प्रसारित करता है। जल प्रदूषण का प्रधान कारण है क्या, अपशिष्ट समायोजन। जल प्रदूषण का प्रधान कारण क्या है, अपशिष्ट समायोजन। अपशिष्ट समायोजन क्या, औद्योगिक अपशिष्ट है। अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा, शेष रहा पदार्थ। कृषि अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है। ये जो सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का समायोजन जब जल राशि के अंतर्गत कर दिया जाता है, तब तो वह जल प्रदूषण की ओर बढ़ता है। आज आपने देखा होगा कि नगरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विकास की स्थिति नजर आती है। आज भारत के अंतर्गत आप देखो, विभिन्न प्रकार के नगरीय क्षेत्रों की बाहर की ओर औद्योगिकरण की स्थिति दिखाई देती है अपने को। लेकिन उद्योग धंधों का सर्वाधिक जो विकास हुआ है, वह कहां हुआ है, वह उन शहरों के अंतर्गत हुआ है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत हुआ है जहां पर जल सुविधा उपलब्ध हो। वो क्या करते हैं, अपने औद्योगिक कार्यों के अंतर्गत उपयोग में आने वाले जल राशि को भी वहां से लेते रहते हैं और औद्योगिक जो अपशिष्ट होता है उसका निस्तारण भी कहां करते रहते हैं, उसे जल राशि के अंतर्गत करते रहते हैं। मुख्यतः तीव्र औद्योगिकरण के कारण से अनेक प्रकार के रासायनिक व तेलीय पदार्थों के उपयोग में जो तीव्र वृद्धि हो रही है, उससे अपने यहाँ नदी, झील, नहर, इनका जो जल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। लगभग ऐसा माना जाता है, ऐसे आंकड़े अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान हैं कि भारत के लगभग 300 शहर, 300 नगर, जो कि प्रतिदिन लगभग 3000 करोड़ से लेकर के 4000 करोड़ गंदे जल का प्रवाह नदी नालों में करते हैं। 300 शहर ऐसे हैं, कौन से, जो जलीय राशि के समीपस्थ हैं, जहां औद्योगिक कार्यों का निष्पादन होता है। तो इससे क्या होगा, वो प्रदूषित जो जल है, वह प्रदूषित जल जाकर के स्वच्छ जल में मिलेगा और वह स्वच्छ जल उस प्रदूषित जल के साथ साथ क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। आज आपको ध्यान में अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान गंगा नदी, यमुना नदी, ऐसी जो पवित्र नदियां हैं, उनका जल भी मानवीय उपयोग के लायक नहीं है। उदाहरण, अपने भारत का एक शहर है कानपुर, किसके लिए विकसित है, चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर का जो विकास या कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें चमड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत में जो यमुना नदी के पास में है कानपुर शहर, तो कानपुर शहर के अंतर्गत जो चमड़े का जो परिशोधन है, यह चमड़े के परिशोधन में जो प्रयुक्त जल है, वह प्रयुक्त जल कहां पर, यमुना नदी के अंतर्गत प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे आज यमुना नदी का जो जल है वो भी दैनिक उपयोग के योग्य नहीं रहा।
कारण केवल एक, कानपुर में चमड़ा उद्योग का विकास है और चमड़ा परिशोधन के लिए जो जल काम में लिया जाता है उस जल का परिवहन कहां पर कर दिया जाता है, यमुना नदी के जल में। तो ये कारण है जल प्रदूषण के। जल प्रदूषण के बचाव की पर बात करें, देखिए मुख्यतः जल प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण को कम करने के लिए या रोकथाम के लिए शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए। जो अपशिष्ट जल है उस अपशिष्ट जल का शोधन किया जाए। रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि, आपको ध्यान में होगा भारत का सिक्किम यह संपूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है, तो रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि की जाए। और औद्योगिक जो अपशिष्ट जल है उस औद्योगिक अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग में लाया जाए। मृत पशु हैं उनको जल में विसर्जित किया जाता है, उस पर पूर्ण पाबंदी की जाए। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत भी जो मूर्ति विसर्जन वगैरह जलराशि के अंतर्गत किया जाता है, हालांकि वर्तमान में इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इस पर भी रोकथाम हो, ये सारी स्थितियां रोक सकती हैं जल प्रदूषण को। भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का जो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसको 7 जुलाई 2016 को संपूर्ण देश के अंतर्गत 300 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत शुरू किए गए थे, जो गंगा नदी जो है उस गंगा नदी के किनारे शुरू किए गए, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के जो घाट हैं उन घाटों को आधुनिकीकरण करने के साथ साथ गंगा नदी के किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया। देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, भारत सरकार के द्वारा 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 300 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। कहां पर शुरू किए गए? ये शुरू किए गए गंगा नदी के किनारे, जिसमें क्या था, गंगा नदी के जो घाट हैं उन गंगा नदी के घाटों को आधुनिकीकरण करने के साथ साथ उनके किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। तो कहने का मतलब इस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा यदि किए जाते हैं तो निश्चित रूप से जल प्रदूषण की स्थिति से बचा जा सकता है। आज संपूर्ण विश्व की अगर बात करें यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार तो शुद्ध पानी के अभाव में लगभग 2300 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। ये क्या है? ये यूएनओ की रिपोर्ट है जिसके माध्यम से जल प्रदूषण की स्थिति को बताया गया है। और ऐसा माना जाता है कि 30-40 वर्षों के अंतर्गत समुद्री जो जीव जंतु हैं उनमें भी 30 से 40% की कमी आ गई है। ये जल प्रदूषण का परिणाम है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों मानव यदि चाहता है, मानव यदि स्वयं अपनी इसके अंतर्गत सहभागिता निभाता है इसे रोकने की, तो ये कम किया जा सकता है, कोई दिक्कत। मुख्यतः कल अपन इसके अंतर्गत देखेंगे हरित गृह प्रभाव के बारे में, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण के बारे में, और उसके बाद में ओजोन परत के बारे में, हरित गृह प्रभाव आदि के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो वो अपना डाउट्स बता सकता है, जहां भी दिक्कत हो। मुख्यतः ये जो टॉपिक्स आपको बताए गए आज, वो टॉपिक आप ठीक प्रकार से याद करोगे, एक बार इनका ठीक प्रकार से रिवीजन करोगे, ढंग से देखोगे, और इसके अंतर्गत जो भी आपको महत्वपूर्ण परिभाषा वगैरह ये है वो आप रिटर्न में भी लिखोगे। जब नोट्स आपको इसके भेजे जाएंगे तो वो नोट्स आप फेयर कॉपी में करोगे। ये बात आप सभी ध्यान में रखें और ठीक प्रकार से आप ये जो बार वाले से जो आज हमने इनके 2 भाग जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में देखा है उनका आप ठीक प्रकार से अध्ययन करोगे। ठीक है, धन्यवाद।